नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबी न्यूज में हम बात करेंगे आज की खास खबरों की। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने आए। बीते दिन चंडीगढ़ को लेकर पंजाब सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव लेकर आई थी। इसको लेकर अब हरियाणा ने भी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। पार्टी के मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। क्या कुछ कहा, सुनिए। 1966 के द्वारा पंजाब का पुनर्गठित किया गया सी, जिस पंजाब राज का पुनर्गठन हरियाणा प्रांत चंडीगढ़ केंद्रीय शासित प्रदेश में किया गया सी। पंजाब के कुछ हिस्से उदों के हिमाचल प्रदेश केंद्रीय शासित प्रदेश में दिते गए सन। उदों तो पंजाब राज और हरियाणा राज के नामजदा प्रबंधकी पद्धर से कुछ अनुपात दे के भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड वर्गियां सांझियां संपत्तियां के प्रबंध में संतुलन बनाया गया सी। केंद्र सरकार ने अपनी कुछ हाल दी कार्रवाइयां इस संतुलन को असंतुलन करने की कोशिश की है। हाल में ही केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के मैंबरों दी असामियां का इश्तिहार सारिया राज्य सरकारों ते केंद्र सरकार के अधिकारियों को भेजा है, जबकि असामियां रवायती तौर पर पंजाब ते हरियाणा के अधिकारियों द्वारा भरिया जांदियां ने। इसी तरह चंडीगढ़ प्रशासन हमेशा 60-40 के अनुपात में पंजाब ते हरियाणा के अफसरों द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। पर हाल में ही केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ विखे बाहरले अफसरों तैनात किया है तो चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियम लागू किए हैं, जो अतीत में बनी सहमति समझ के बिल्कुल विरुद्ध हैं। चंडीगढ़ शहर को पंजाब की राजधानी वजों होंद में लिया गया सी। जेकर पिछलियां मिसालां वेखो तो जदों भी किसी राज का बंटवारा होया है तो राजधानी मूल राज के कोले रहिंदी है। इसलिए पंजाब मुकम्मल तौर पर चंडीगढ़ को पंजाब को दिते जाने लिए अपना दावा पेश कर रहा है। पहला भी ये सदन ने चंडीगढ़ पंजाब को देने लिए केंद्रीय सरकार पास बेनती करते हुए बहुत सारे मते पास किए हैं। एक सुरता बनाए रखने लिए लोगों की भावनाओं ध्यान च रखते हुए यह सदन एक बार फिर चंडीगढ़ पंजाब को तुरंत देने लिए केंद्रीय सरकार को मामला उठाने लिए राज्य सरकार को सिफारिश करता है। ये सदन साडे संविधान में दर्ज संघवाद के सिद्धांतों को सत्कार देने लिए राज्य सरकार को सिफारिश करता है कि केंद्रीय सरकार को बेनती करे वो अजिहा कोई भी कदम न चुके जिस नाल चंडीगढ़ प्रशासन BBMB वर्गियां होर सांझियां संपत्तियां दे संतुलन दे विच विघन पवे। आर्यन खान ड्रग्स केस में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। इस मामले में एनसीबी के अहम गवाह रहे प्रभाकर सेल की मौत हो गई है। ये चेहरा आपको जरूर याद होगा। पिछले साल जब आर्यन ड्रग्स केस चर्चा में आया था तो इस शख्स के सनसनीखेज बयान ने ही पूरा केस पलट कर रख दिया था। उसने एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर करोड़ों की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया था। इसके बाद एनसीबी सवालों के घेरे में आ गई थी और समीर वानखेड़े को इस केस में भी हाथ धोना पड़ा था। दिलचस्प बात यह भी है कि प्रभाकर की मौत ऐसे वक्त पर हुई है जब एक दिन पहले ही कोर्ट ने एनसीबी को मामले में चार्जशीट नहीं दायर करने के लिए फटकार लगाई। तो वहीं महाराष्ट्र के डीजीपी प्रभाकर सेल की मौत के मामले में जांच करेंगे। प्रभाकर सेल आर्यन खान ड्रग्स मामले में एनसीबी का मुख्य गवाह था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि राज्य के डीजीपी सेल की मौत मामले की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि उसकी मौत को लेकर कई लोगों को शक था। उन्होंने कहा कि इतना मजबूत और स्वस्थ आदमी अचानक कैसे मर सकता है। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी के अहम गवाह प्रभाकर सेल की शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मुंबई ड्रग्स केस में सेल ने एनसीबी के जनरल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए थे। मुंबई क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में एनसीबी के स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सेल की महाराष्ट्र के चैंबूर उपनगर स्थित उनके घर में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि 37 वर्षीय प्रभाकर सेल की शुक्रवार शाम चैंबूर स्थित उसके घर में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रभाकर सेल को घाटकोपर के रजवाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पाटिल ने कहा कि प्रभाकर सेल की मौत की जांच राज्य के डीजीपी करेंगे।
प्रभाकर सेल अभिनेता शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान ड्रग्स मामले में कई सनसनीखेज खुलासे के बाद चर्चा में आया था। उसने उस वक्त के एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद एनसीबी सवालों के घेरे में आ गई थी और समीर वानखेड़े को इस केस से हटा दिया गया था। प्रभाकर सेल की मौत ऐसे समय पर हुई है जब एक दिन पहले ही अदालत ने एनसीबी को मामले में चार्जशीट दायर नहीं करने को लेकर फटकार लगाई थी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा, राज्यसभा में कांग्रेस के पास एक भी सदस्यता नहीं रहेगी। एक समय में पूर्वोत्तर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यही भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। पूर्वोत्तर अब कांग्रेस मुक्त हो चुका है। राज्यसभा में कांग्रेस का अभी एक भी सदस्यता नहीं रहेगा और नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का एक भी सरकार भी नहीं है। एक समय उत्तर पूर्व कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। आज एक प्रकार उत्तर पूर्व में कांग्रेस मुक्त हो चुका है और मेरा लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये कंटिन्यू होगा। ये एक कोई चमत्कार नहीं है, ये सस्टेनेबल है, ड्यूरेबल है और ये चलेगा थोड़ा दिन। होना चाहिए विवाद से ही पब्लिसिटी होगा कि असम में गुनाह करने से कोई हाथ से निकाल नहीं पाएगा। तो जितना डिबेट होगा एनकाउंटर का ऊपर सो कॉल, ये मेरा शब्द नहीं है, आपका शब्द है, इतना ही लोगों में पब्लिसिटी होगा कि देखो असम में रेप करना, मर्डर करना खतरनाक है। तो ये मैसेज जाएगा। देखिए, 2-3 बात है। पहला, राज्यसभा में कांग्रेस का अभी एक भी सदस्यता नहीं रहेगा और नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का एक भी सरकार भी नहीं है। एक समय उत्तर पूर्व कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। आज एक प्रकार उत्तर पूर्व में कांग्रेस मुक्त हो चुका है और मेरा लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये कंटिन्यू होगा। ये एक कोई चमत्कार नहीं है, ये सस्टेनेबल है, ड्यूरेबल है और ये चलेगा थोड़ा दिन। होना चाहिए विवाद से ही पब्लिसिटी होगा कि असम में गुनाह करने से कोई हाथ से निकाल नहीं पाएगा। तो जितना डिबेट होगा एनकाउंटर का ऊपर सो कॉल, ये मेरा शब्द नहीं है, आपका शब्द है, इतना ही लोगों में पब्लिसिटी होगा कि देखो असम में रेप करना, मर्डर करना खतरनाक है। तो ये मैसेज जाएगा। देखिए, 2-3 बात है। पहला, राज्यसभा में कांग्रेस का अभी एक भी सदस्यता नहीं रहेगा और नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का एक भी सरकार भी नहीं है। एक समय उत्तर पूर्व कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। आज एक प्रकार उत्तर पूर्व में कांग्रेस मुक्त हो चुका है और मेरा लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये कंटिन्यू होगा। ये एक कोई चमत्कार नहीं है, ये सस्टेनेबल है, ड्यूरेबल है और ये चलेगा थोड़ा दिन। होना चाहिए विवाद से ही पब्लिसिटी होगा कि असम में गुनाह करने से कोई हाथ से निकाल नहीं पाएगा। तो जितना डिबेट होगा एनकाउंटर का ऊपर सो कॉल, ये मेरा शब्द नहीं है, आपका शब्द है, इतना ही लोगों में पब्लिसिटी होगा कि देखो असम में रेप करना, मर्डर करना खतरनाक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि सफाई कर्मचारियों के लिए 500 रुपए प्रतिदिन के मानदेय के संबंध में एक आदेश जारी कर दिया गया है। उन्हें अब 500 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। बता दें कि प्रदेश की बीजेपी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आई है, जिसके बाद से कई बड़े फैसले लिए गए। उत्तराखंड के हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीजेपी के इस जीत ने प्रदेश की राजनीति में कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जहां एक तरफ पार्टी ने 70 में से 47 सीटों पर जीतकर पहाड़ी राज्य में सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वहीं सीएम धामी को चुनाव हारने के बाद भी दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद एक नई राजनीतिक अवधारणा की शुरुआत की है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार ने कमेटी बनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति गठित करने का फैसला किया है।
धामी ने कहा, हमारा राज्य हिमालय और गंगा का राज्य है, अध्यात्म और धार्मिक विरासत का केंद्र बिंदु है। हमारी समृद्ध सैन्य विरासत है और वह दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है। उन्होंने कहा, ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड में एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो। अनिल विज ने सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा है। कहा, पंजाब में जो सरकार आई है वो बच्चा पार्टी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अभी पंजाब सरकार के दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। इस पार्टी का जन्म धोखे से हुआ है। अन्ना हजारे के आंदोलन में कहीं भी ये एजेंडा नहीं था कि राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी। चंडीगढ़ का मुद्दा है, पर वो एकला मुद्दा नहीं है, उसके साथ बहुत सारे मुद्दे और जुड़े हुए हैं। SYL का पानी जुड़ा हुआ है, हिंदी भाषी क्षेत्र जुड़े हुए हैं, उनके बारे में वो कुछ बोले नहीं है। तो ये जब भी कभी फैसला होगा तो एकल फैसला होगा, अलग अलग फैसले नहीं हो सकते। क्या लगता है कि जिस तरह के वादे किए गए हैं उनसे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश है? ये तो वादे हैं, वादों का क्या। नहीं, सरकार, पंजाब सरकार ने जो वादे किए थे कि 1000 रुपया देंगे, 300 यूनिट फ्री करेंगे, क्या उन मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रही है? नहीं, यकीनी तौर पर मैं अभी जो पंजाब सरकार आई है, क्योंकि ये शैशव काल में है, अभी इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम व्यापार समझौता हस्ताक्षर शुरू हो गया है। इस हस्ताक्षर के साथ ही कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी समेत 6000 से ज्यादा व्यापक क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में तुरंत शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया नेचुरल पार्टनर है, जो लोकतंत्र, कानून के शासन और पारदर्शिता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। दो भाइयों की तरह इन दो राष्ट्रों ने भी महामारी में एक दूसरे का सहयोग किया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ये रिश्ते भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये समझौता हमारे बीच छात्रों, प्रोफेशनल और पर्यटकों का आदान प्रदान आसान बनाएगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के रिश्ते पर बात करते हुए कहा कि इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनना दिखता है कि दोनों देशों के बीच कितना आपसी विश्वास है। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते मित्रता का स्तंभ है। ये एग्रीमेंट हमारे बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और पर्यटकों का आदान प्रदान आसान बनाएगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार को आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल और ऑस्ट्रेलिया की संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह समझौता पारस्परिक रूप से सहमत तारीख पर लागू होगा। सूत्रों ने कहा कि अंतरिम समझौते के लागू होने से पहले ही दिन भारतीय निर्यातकों के लिए कई वस्तुएं शून्य आयात शुल्क पर उपलब्ध होंगी। उनसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया पहले दिन से निर्यात के लगभग 96.4% मूल्य पर भारत को शून्य शुल्क की पेशकश कर रहा है। इसमें ऐसे कई उत्पाद शामिल हैं जिन पर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में 4 से 5% का सीमा शुल्क लगता है। वहीं दूसरी तरफ भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी 70% से ज़्यादा टैरिफ लाइन में शून्य शुल्क की पेशकश करेगा। इसमें कोयले जैसे उत्पाद शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया से लगभग 74% आयात कोयले का होता है और वर्तमान में इस पर 2.5% शुल्क रहता है। डीबी न्यूज की आज की तमाम खास खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तो देखते रहिए डीबी न्यूज।